हिमालय पर्वतों के सफ़ेद बर्फ के बीचों बीच कुछ चमक रहा है। ये है सोने का शहर यानी कि लंका, जिसे भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती के लिए विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस समय धरती पर एक विद्वान भी था, भगवान शिव का परम भक्त। जब एक दिन वो भक्त भगवान शिव के पास हिमालय पर गया तो लंका को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने भगवान शिव से उस सोने की लंका को मांग लिया। भगवान शिव भी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उसे पूरी सोने की लंका दे दिया। वो भक्त था रावण। पर क्या आपको पता है कि रावण की इस लंका के अलावा आज से 800 साल पहले सोने का एक साम्राज्य हुआ करता था। वेल, यही एक सच्चाई है। और एक सोने का राज्य का मालिक था मनसा मूसा, जिसके पास इतना सोना था कि आज के जेफ बेजोस, एलोन मस्क और बिल गेट्स की संपत्ति भी उसके सामने रेत के कण के समान थी। इतिहास में कई राजाओं ने और साम्राज्य की कहानियां लिखी गई, लेकिन किसी की संपत्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो पूरी सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दे। पर मनसा मूसा को बिना किसी डाउट पृथ्वी पर पूरे इतिहास का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कहा जाता है, जिसके पास इतना सोना था कि जब वो अपनी हज यात्रा पर निकला तो उसने अपने रास्ते में आने वाले गरीबों को इतना सोना दान दिया कि रातों रात पूरे मिडिल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लूएंसर आ गया। मतलब सोने की कीमत एकदम से ज़मीन पर आ गई। फिर भी आवाम लोगों के पास राजा जितना सोना था। लेकिन सोचने वाली बात यह कि अफ्रीका में एक छोटे से राजा के पास दुनिया का आधा सोना आया कैसे, और कैसे इसके पीछे रहस्यमयी समुद्री सफ़र छुपा हुआ है, और जिसमें 2000 शिप्स अचानक एक राजा के साथ समुद्र में खो गई, कभी वापस नहीं आई। और इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में हम जानेंगे कि एक श्राप के बारे में जो मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसे अनगिनत सोना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसके साम्राज्य को दुनिया के नक्शों से ही नष्ट भी कर दिया। चौदहवीं सदी अफ्रीका के इस हिस्से को जूम करेंगे तो आपको माली, दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य, जो उस समय दुनिया का आधे से ज़्यादा पूर्व रिजर्व रखता था। जैसे कि इस राज्य के अमीर बनने के पीछे का रहस्य था एक रहस्यमयी सफ़र का, जिसने 2000 साल और करीब 1 लाख लोग समुद्र में हमेशा के लिए गायब हो गए। इस घटना ने मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य का राजा और पृथ्वी के इतिहास का सबसे अमीर आदमी बना दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, इसको जानने के लिए हम समय में पीछे जाना पड़ेगा। और सोने वाला देश था, ना ही उसका शासक मनसा मूसा। उस समय माली पर राज था बादशाह अबू बकर का, जो अपने राज्य का तेजी से विस्तार करना चाहता था। उसका मानना था कि अंटार्कटिक ओशियन के पार एक समृद्ध और बड़ी दुनिया छिपी है, जिस पर अगर वो कब्जा कर लेता है तो उसका राज्य दुनिया का सबसे बड़ा और महान राज्य बन जाएगा। और इसी उम्मीद में अबू बकर सेकंड ने 200 जहाज़ों के साथ 10,000 सैनिकों को अंटार्कटिक महासागर के पास उस पर कब्जा करने का आदेश दिया। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा अबू बकर सोचा था। कई साल बीत गए, ना उसकी 200 शिप वापस आई और ना ही उसके भेजे गए 10,000 सैनिक। काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन कुछ अजीब हुआ। उस जहाज़ में से एक जहाज़ माली लौट आया, जिसमें मौजूद लोग पूरी तरीके से डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिक का किनारा नहीं मिला, लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक दानव छिपा हुआ है, जिसने हमारी शिप को निगल ली और बाकी की लोगों को और सारी शिप्स को समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं। लेकिन इस बात को अबू बकर को सेकंड को डराया नहीं, बल्कि उसे ये यकीन हो चुका था कि अंटार्कटिक के पास जरूर कोई समृद्ध राज्य है जिसकी रक्षा कर रहा है वो समुद्री राक्षस। अगर वो उस समुद्री राक्षस को हरा कर उसकी सेना अंटार्कटिक पार कर गए तो उस राज्य तक पहुँच उस पर कब्जा कर सकता है और अपने राज्य में मिला सकता है। और यही सोचकर अबू बकर सेकंड ने एक फैसला लिया। अब वो खुद एक बड़ी सेना के साथ अंटार्कटिक पार करने के बाद वो समुद्री राक्षस को भी हराएगा। उसने बाद 2000 शिप्स को और 50,000 सैनिकों का एक बड़ा काफिला बनाया और अपने मंत्री मनसा मूसा को अपने आने तक राजा बनाकर उसको समुद्री सफर पर खुद निकल गया। लेकिन उसके बाद कई साल बीत गए, ना राजा अबू बकर सेकंड वापस आया और ना ही उनके बेड़े में से एक भी जहाज वापस आ पाया। कई साल बीत गए और मनसा मूसा माली का अस्थायी राजा बन गया। और इस घटना ने मनसा मूसा के साथ साथ माली की किस्मत भी बदल दी, क्योंकि माली साम्राज्य में साधारण राज्य नहीं था। पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ साम्राज्य आधा मिलियन वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ था।
लगभग आज के कई देशों से भी बड़ा था ये राज्य। इसकी आबादी दुनिया की 5% जनसंख्या थी और ताकत इतनी थी कि यूरोप और एशिया पूरी उसकी दौलत की गूंज पहुंचती थी। और इस दौलत की ताकत थी सोना और नमक। आज हमको नमक जो मामूली चीज लगती थी, उस समय रेगिस्तान इलाकों में सोने से भी ज्यादा कीमती थी। माली की खदानों में उस समय दुनिया का आधा सोना निकलता था, जिसमें पंप और पूरी जैसे खदानें मिलती थी। वहीं उत्तरी सहारा भी नमक की खानें माली की अर्थव्यवस्था को सोने जितना मजबूत बनाए हुए थे। और क्योंकि इसकी हाई डिमांड और सप्लाई सोने से भी ज्यादा कीमती बना देती थी। लेकिन एक परेशानी ये थी कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसिड इतनी मात्रा में होने के बावजूद माली राज्य उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था। और इसीलिए अबू बकर के दौरान माली इतना ज़्यादा अमीर राज्य नहीं था जितना कि सोने और नमक के बंदोबस्त के कारण होना चाहिए था। माली को चाहिए थी दूरदर्शी शासक, और यह जगह भरी मनसा मूसा ने। अबू बकर टू के समुद्र के खो जाने में मनसा मूसा को गद्दी मिली तो उसने समझ लिया कि अगर माली को दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनाना है तो उसे सोने और नमक के खदानों पर निर्भर रहना काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। उसने अपने एक नया सिस्टम बनाया और टैक्स का, जिसने उन्हें अपने राज्य के खदानों में जितना सोना और नमक निकाला जाता था उसमें से सोने और नमक के बाजारों में जो व्यापार किया जाता था उसमें सब पर मनसा ने भारी टैक्स लगा दिया। और इसमें यह डिसीजन ने माली का सबसे अमीर राज्य बना दिया और मनसा मूसा को सबसे अमीर इंसान। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके चलते मनसा मूसा ने अपना दौलत का मिडिल ईस्ट में दान कर दिया। इतना कि आम लोगों के पास जितना अमीरों जितना सोना होने लगा। और करीब 10 सालों तक मिडिल ईस्ट हाइपर इन्फ्लेशन झेलना पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद सोने की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे था मनसा मूसा का स्वभाव। इतनी दौलत होने के बावजूद उसकी सोच पैसों तक नहीं थी। वो धर्म और राजनीति का इस्तेमाल पूरी तरीके से इस्तेमाल करना जानता था। उसने इस्लाम को राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया और कभी किसी और धर्म को दबाया नहीं। और यही वजह थी कि उसके राज में प्रजा के अंदर एकता बनी रही। जिसके अलावा अफ्रीका में अलग अलग राज्यों के लोग माली की तरफ खींचते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सोना ही नहीं था, न्याय और अच्छी व्यवस्था भी थी। इस तरीके से माली को धीरे धीरे विस्तार होती चली गई और उसकी सीमा बढ़ती चली गई। नाइजर नदी से लेकर सहारा तक और पश्चिम बंगलों से लेकर सहारा के उत्तरी अफ्रीका तक और पश्चिमी जंगलों से लेकर माली का झंडा लहराने लगा। मूसा ने केवल खदानों और व्यापारिक मालों पर नियंत्रण किया, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके शासन में माली सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्थिर और सुरक्षित साम्राज्य भी बन गया। लेकिन इसके बाद भी वो यात्रा जिसके दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा सोना दान किया गया। साल 1324 की तपती गर्मियों में सहारा के जब रेत की हवाएं चल रही थी, तब अचानक कुछ लोगों की नजरें ऐसे काफिले पर टिक गई जो रेत के समुद्रों में किसी सुनामी की तरह आगे बढ़ रहा था। धूल के गुबार में चमचमाते झंडे और ऊंटों की लंबी कतार से सैकड़ों घोड़े और हजारों इंसानों का विशाल काय कारवां, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि चलता फिरता शहर रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा है। इस काफिले के बीच में था माली का सम्राट मनसा मूसा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये थी हज मक्का की तीर्थ यात्रा। जिसने भी देखा उसने आंखी चौंक दिया गई, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ऐसी यात्रा देखी ही नहीं थी न की थी। 60,000 से लोगों ने इस कारवां का हिस्सा थे। हर कोई रेशमी कपड़ों से सजा था, हाथ में तलवारें थी और सोने से जड़े डंडे थे। 500 से ज्यादा ट्रेन्स लोग मनसा मूसा की सुरक्षा के लिए उसके आगे चल रहे थे और पीछे 80 ऊंट, जिसके पीठ पर सोने का बड़ा संदूक था, जिस पर एक ऊंट पर 300 पाउंड यानी कि 130 किलो शुद्ध सोना था। इतना सोना कि हवा में धूल उड़ते हुए भी सुनहरी दिख रही थी। इतिहासकारों का मानना है कि उस काफिले का यात्रा के दौरान 21,000 किलो सोना था। सोचिए, जब आज की कीमत लगाई जाए तो अरबों डॉलर से भी ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि जब ये वो दौर था जब सोना किसी भी देश की मुद्रा की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। और जब ये इतना सोना अचानक से बाजारों में आ जाए तो उसकी कीमतें गिरना तय है। काहिरा पहुंचते ही मनसा मूसा ने गरीबों को और सैनिकों को इतना सोना दान दिया कि पूरा अर्थव्यवस्था हिल गई। अचानक हर किसी के पास बहुत सारा सोना आ गया, बाजार में सोने की जैसे बाढ़ ही आ गई। परिणाम ये हुआ कि मिस्र की करेंसी वैल्यू बिल्कुल ही गिर गई और सोने की
आने की कीमत अगले आने वाले 10 सालों तक स्टेबल रही। लेकिन अगले मंसा मूसा ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसा वो दौलत नहीं बांट रहा था, वो हर जगह इस्लाम की छाप छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जब भी उसके कार वहाँ शुक्रवार को कहीं रुकती तो वहीं पर एक मस्जिद खड़ी कर दी जाती थी। अनुमान है कि इस पूरी यात्रा के दौरान मंसा मूसा ने सैकड़ों मस्जिद का निर्माण करवाया। मंसा की यात्रा के दौरान कई किस्से सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है जब उसकी एक पत्नी रेगिस्तान की धूल से परेशान हुई तो मूसा ने आदेश दिया कि यहाँ पर पानी लाने के लिए रातों रात एक विशेष नहर बनाई जाए, जिस पर सैकड़ों मजदूरों ने रातों रात रेगिस्तान में नहर खोद कर एक ऐसा सिस्टम बना डाला जिसमें पानी बहने लगा। इसके अलावा इतिहासकार इबर उमर एंड इबर खातून ने लिखा है कि जब मूसा काया पहुंचा तब मिस्र के सुल्तान ने उसने झुककर उसे प्रणाम करेगा, लेकिन मूसा ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। आखिर उसने जमीन को चूमा और ये दिखाया कि उसकी निष्ठा सिर्फ ईश्वर के लिए है, ना कि किसी इंसान के लिए। ये घटना केवल उसकी धार्मिक दृढ़ता के उदाहरण था, बल्कि उसने कूटनीतिक समझ का भी, क्योंकि उसने सुल्तान का सम्मान भी रखा और अपनी आस्था भी नहीं तोड़ी। क्योंकि मूसा के इस अरबों डॉलर में सोना बांटने वाले हर यात्रा को अर्थव्यवस्था के या धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने माली को पूरी दुनिया की नक्शे पर सबके सामने ला दिया। अब यूरोप के व्यापारियों ने जिंदगी में पहली बार सुना था कि अफ्रीका में कोई ऐसा साम्राज्य भी है जिसने सोने की नदियां बहती है। यही कारण था कि कुछ दशकों के बाद यूरोपीय नक्शा में पहली बार माली राज्य को अंकित किया गया। उस पर बैठे मूसा की तस्वीरें बनाई गई, उनके हाथों में सोने का सिक्का लिए हुए, जो माली और उसके राजा मूसा का बेशुमार दौलत को दिखाता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। 1332 या 1337 के आसपास मूसा का निधन हो गया और उसका बेटा गद्दी पर बैठा और अपने पिता की तरह दूरदर्शी और सक्षम नहीं था, क्योंकि अपने पिता के द्वारा बनाया गया इस महान राज्य की धन दौलत और ऐसो आराम पर जीता रहा, जिसके दौरान समय के साथ साथ माली की आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी। इसे सुधारने के लिए उसने माली की जनता और व्यापारियों पर और ज्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट और ज्यादा कर दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ हो गई और राज्य के गवर्नर से मिले सोने को अपनी संपत्ति में को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। वो भी माली साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। ये सब धीरे धीरे माली साम्राज्य को पकड़ को कमजोर करता गया। आखिरकार 15वीं सदी तक पड़ोसी साम्राज्य ने माली पर हमला कर दिया और उसने सबसे समृद्ध शहर को कब्जा कर लिया। और 16वीं सदी में मुगलों के आक्रमण ने माली को 2 टुकड़ों में बांट दिया और इस तरीके से मंसा मूसा के बाद कुछ ही दशकों में सोने से भरपूर दुनिया का अमीर राज्य एक माली पूरी तरीके से तबाह हो गया। दोस्त आज भी इतिहासकार मंसा मूसा की दौलत का अनुमान लगाते हैं तो बताया जाता है कि उसकी संपत्ति 300 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास थी, पर सच्चाई तो ये थी कि ये सिर्फ अंदाजा मात्र है। कई रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी संपत्ति खरबों में भी थी, यानी कि ट्रिलियंस में। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि उस समय के हिसाब से दौलत किसी को भी नंबर में गिनना या उससे किसी भी संख्या में बांधना नामुमकिन था। उसकी संपत्ति इनकैलकुलेटर थी, क्योंकि यही बात मंसा मूसा को इतिहास का या दुनिया का सबसे अमीर आदमी। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि मंसा मूसा केवल पैसों से अमीर नहीं था, बल्कि उसकी संपत्ति पर राज्य था उसके ज्ञान और समझ का, जिसके चलते हर धर्म और हर इंसान का सम्मान किया, सबको अपने राज्य में बराबर दर्जा दिया और इसी चीज को लेकर राज्य को दुनिया का सबसे ताकतवर बनाया। हालांकि माली के इतिहास से चीज जरूर सीखने को मिलती है, क्योंकि हर वक्त हर एक साम्राज्य ताकतवर की सभ्यता का अंत एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको भी मंसा मूसा जितना दौलत मिल जाए तो आप ऐसा क्या चीज है जो सबसे पहले खरीदोगे? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।